तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसे हम जानते हैं सॉकेट स्पिगॉट कॉटर जॉइंट कंसिस्ट ऑफ थ्री मेन पार्ट्स। सॉकेट जो कि यहाँ पर दिख रहा है कि तीन पार्टों से मिलकर बना जाता है। कौन सा? एक सॉकेट होता है, दूसरा स्पिगॉट होता है और कॉटर होता है। या तीन पार्ट्स। अब मैं वन बाई वन आपको दिखाता हूँ। जैसे सॉकेट, जैसे ये सॉकेट लिखा हुआ है, ये पार्ट दिख रहा है जो रेड इन कलर में, ये सॉकेट है। ठीक है, ये सॉकेट है ना। ये पार्ट जो दिख रहा है ये सॉकेट यहाँ पर लिखा हुआ है। सेकेंड पार्ट होता है इनसाइड द सॉकेट अनदर पार्ट ऑफ स्पिगॉट एंड इंसर्टेड द इनटू द सॉकेट। मतलब जो दूसरा पार्ट होता है, ये पार्ट दिख रहा है ब्लैक लाइनों में, ये वाला। तो ये क्या रहता है, जो हमारा सॉकेट होता है उसके अंदर इंसर्टेड रहता है, उसके अंदर रहता है स्पिगॉट एंड। जिस लिखा है स्पिगॉट एंड, ये जो ब्लैक पोर्शन दिख रहा है ये स्पिगॉट एंड होता है। अब क्या करते हैं, कॉटर। अब इसके बाद ये कॉटर दिख रहा है, ये कॉटर का जो यूज होता है, कॉटर इज यूज टू असेंबल द सॉकेट एंड स्पिगॉट जॉइंट। इन दोनों पार्टों को असेंबल करने के लिए या जॉइंट करने, कनेक्ट करने के लिए हम कॉटर का यूज करते हैं, जिससे कि मोशन ट्रांसफर से, है ना। जैसे और भी आपको समझा देता हूं। कॉटर, अ कॉटर इज यूज्ड, या स्टील का बना है, विच इज यूज्ड टू कनेक्ट टू रॉड्स विच ट्रांसमिट मोशन इन द एक्सियल डायरेक्शन विदाउट रोटेशन। विदाउट रोटेशन। अब इसमें क्या होता है, या तो टेंसाइल फोर्स भी हो सकता है, कंप्रेसिव फोर्स, दोनों ही फोर्स काम करते हैं। ठीक है। एग्जांपल जैसे कनेक्शन ऑफ पिस्टन रॉड टू द क्रॉस हेड ऑफ स्टीम इंजन। स्टीम इंजन में जो क्रॉस हेड से जो पिस्टन कनेक्ट करती है, वो इसका एग्जांपल है ना। तो आगे बताता हूँ इसको क्या होता है। कॉटर जॉइंट इज यूज्ड फॉर बोथ एप्लीकेशन, टेंसाइल लोड एंड कंप्रेसिव लोड, जो मैं अभी ऑलरेडी बता चुका हूँ। इट इज यूज्ड इन रेसिप्रोकेटिंग इंजन, जैसे मैं बता चाहूँ, जो पिस्टन रॉड को क्रॉस हेड से जोड़ने के लिए। अब बात करते हैं हम इसकी जो डिस्क्रिप्शन दिया है, जो हमारे डायमेंशन दिए हैं, कि किस तरह हम इसको डिजाइन करेंगे, पूरा दिख रहा है आपको, उसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले ये दिख रहा है, ये रॉड है, रॉड के साथ एक कॉलर कनेक्ट है। ये रॉड दिख रही है, इसमें कौन सा लोड लग रहा है, टेंसाइल लोड लग रहा है। इसका डायमीटर मैंने डी माना हुआ है। क्या डी माना है? कॉलर है, उसका डायमीटर हमने D3 माना हुआ है। ये क्या है, इसकी जो स्पिगॉट, जो हमारा सॉकेट होता है, उसका ये एंड है, इसे कॉलर भी बोलते हैं, सॉकेट की कॉलर है। इसका जो डायमीटर हमने D4 माना हुआ है। ये जो क्या है, बी क्या डिस्टेंस है, किसकी? कॉटर की। अब याद रखें, ये मीन डिस्टेंस होती है। कैसे होती है? क्योंकि ये वाला एरिया क्या था, स्ट्रेट होता है, ये होता है स्लोप टाइप में, इसलिए इसकी डिस्टेंस हमने बी क्या मानी, बी मीन डिस्टेंस मानी। इधर कोटर के एंड से और जो हमारा जो हमारा स्पिगॉट है, उसके एंड तक की डिस्टेंस क्या मानी, ई मानी है। और जो इस एंड से इस एंड तक की डिस्टेंस मैंने ई मानी है। D1 क्या है? अब जी क्या होता है, ये हॉलो होता है, ये सॉकेट होता है वो कैसा, हॉलो रहता है। तो आउटर डायमीटर मैंने इसका D माना हुआ है, इंटरनल डायमीटर क्या है, D2 है, जो कि हमारा स्पिगॉट है उसके बराबर होता है। ये था डिस्क्रिप्शन डायग्राम का। अब मैं वन बाई वन क्या करूंगा, इसको डिजाइन करूंगा। जैसे सबसे पहले हम जो इसमें डिजाइन करेंगे वो क्या, रॉड को करेंगे। रॉड में हम जानते हैं टेंसाइल लोड लग रहा है, इधर को ये खींच रहा है, इधर को ये खींच रहा है। मतलब क्या होगा, इसमें जो लोड, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कौन सा होगा, ये होगा, ये होगा क्रॉस सेक्शन एरिया, इस पे टेंसाइल लोड लग रहा है। ठीक है। अब बात करते हैं हम स्पिगॉट की। स्पिगॉट ये पार्ट है, दिख रहा है। इसमें भी पहले डिजाइन करेंगे, वो टेंसाइल फोर्स के अंडर में करेंगे। दूसरा डिजाइन होगा, क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे से स्लिप हो रहे हैं, मतलब क्या होगा, हमारा दूसरा लोड कौन सा लगेगा, शियर लोड। शियर लोड में के अंडर करेंगे। फिर तीसरा क्या होगा, ये अंडर इंसर्ट हो रहा है, दिख रहा है, एक पार्ट इंसर्ट हो रहा है, तो मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट होगा, मतलब रबिंग होगा। तो हमारा कौन सा, क्रशिंग लोड लगेगा, तो क्रशिंग लोड के अंडर में करेंगे। इसी तरह तीनों लोडों में टेंशन शियर एंड क्रशिंग में हम सॉकेट के लिए डिजाइन करेंगे। अब मैं करता हूं सबसे पहले रॉड को डिजाइन। जैसा कि आपको दिख रहा है, डिजाइन ऑफ रॉड अंडर टेंशन। ये रॉड इस तरह की मैंने जो आगे दिखाई थी, यहाँ पर फोर्स लग रहा था टेंसाइल। ठीक है। उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया ये वाला दिख रहा है, ये कैसा होगा, इस तरह का होगा। हमने माना उसका डायमीटर D है, जो मैंने ऊपर भी डिस्क्रिप्शन में दिखाया था। इसका रजिस्टिंग एरिया कौन सा हुआ, ये। अब रजिस्टिंग एरिया निकालेंगे तो इसका जो डायमीटर होता है π/4 × D²। ठीक है। डी की जो यूनिट क्या होगी, mm में लेंगे। अब स्ट्रेंथ ऑफ आर रोड कंसिडर पी लोड मान लो, या टेंसाइल लोड बोल दो इसको, या स्ट्रेंथ बोल दो, एक ही बात है ना। तो इसका टेंसाइल हम जानते हैं, क्योंकि लोड लगेगा तो अंदर कौन सा क्या जनरेट होगा, स्ट्रेस जनरेट होगा। तो टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेस इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। अगर हमें पी निकालना है, टेंसाइल स्ट्रेंथ या लोड निकालना है, तो पी इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा टी इंटू ए। तो इस तरह यहाँ पी इक्वल टू सिग्मा टी इंटू ए देख दिया। अब ए की जो वैल्यू है, हमने यहाँ पर एरिया निकाला हुआ है, वो यहाँ पुट कर देंगे एक ही जगह, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी। इस इक्वेशन से हम डी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, स्पिगॉट को डिजाइन करते हैं। तो ये बात करते हैं डिजाइन ऑफ स्पिगॉट एंड। स्पिगॉट एंड हम बताए अंडर टेंशन में करेंगे, अंडर शियर में करेंगे, अंडर क्रशिंग में करेंगे। तो सबसे पहले कंसीडर फेलर ऑफ स्पिगॉट अंडर टेंशन।
ठीक है। फेलर कब होते हैं हम समझते हैं कि या तो क्रैक हो अंदर, या मटेरियल वीक हो, या डायमेंशन कम हो और फोर्स ज्यादा हो। उसके कारण क्या होता है, जो हमारा फोर्स लगता है स्ट्रेस ज्यादा जनरेट हो जाते हैं, उसके कारण फेलर की चांसेस बन जाते हैं। जैसे कि जो हमने बताया स्पिगॉट है, इसका 3D डायग्राम बनाया हुआ है, दिख रहा है इधर टेंसाइल लोड लग रहा है, ठीक है, इसकी कॉलर है, इधर ही स्पिगॉट जॉइंट है। अब ये जो स्लॉट बंद दिख रहा है, इसमें से हमारा कौन सा क्वार्टर जाता है। अगर इस टेंसाइल इधर को खींचेगा, लोड इधर को लगेगा। अगर ये वीक होगा मटेरियल, या डायमेंशन कम होगी या क्रैक होंगे अंदर, तो इस तरह ये क्रैक हो जाएगा, मतलब यहाँ से टूट जाएगा। यहाँ से जब टूटेगा तो उसका जो एरिया दिखेगा अंदर का देखेंगे तो इस तरह का निकलेगा। ये यहाँ पर गैप दिख रहा है, ये पूरा गैप होगा इस तरह का, इधर का और इधर का एरिया कैसा होगा, इस तरह होगा। तो हमने माना कि जो बाहर का डायमीटर वो क्या D2 माना है, और जो ये जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक बना हुआ है जो अंदर होल है, उसको माने, उसकी थिकनेस क्या माने T है। अब मैं मेन डायग्राम में दिखाता हूँ ये कहां पर होता है। तो ये दिख रहा है, ये क्या है, स्पिगॉट एंड, इसको मैं डिजाइन कर रहा हूँ अंडर टेंशन, मतलब इधर से लोड लग रहा है, इधर से लोड लग रहा है। और जो मैंने रेक्टेंगुलर होल दिखाया वो दो इसके लिए था, क्वार्टर को इंसर्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये था क्या था, अगर ये टेंशन में इधर को खींचेगा, इधर खींचेगा, अगर मटेरियल वीक होगा या डायमेंशन कम होगा या कोई क्रैक होगा तो यहां से क्रैक हो जाएगा। तो ये था आपको समझ में स्पिगॉट। इसका डायमीटर देखो D2 है, यही D2 मैंने उधर भी माना हुआ है। तो अब सबसे पहले अब रेजिस्टिंग एरिया, मतलब हमें ए वाला एरिया चाहिए और ए वाला चाहिए, रेजिस्टिंग एरिया चाहिए। तो बाहर का जो पहले पूरे ऊपर का जो है वो सर्कुलर है, तो उसका हम एरिया निकाल लेंगे, माइनस जो अंदर का रेक्टेंगुलर बॉक्स है उसका एरिया निकाल के एक दूसरे में घटा देंगे, तो हमारा ए वाला एरिया टोटल निकल आएगा। तो इसलिए क्या रेजिस्टिंग एरिया ए इक्वल टू π/4 d स्क्वायर इंटू D2 स्क्वायर 2, मतलब ये बाहर का जो सर्किल दिख रहा है उसका जो एरिया क्या होगा, π/4 इंटू डी स्क्वायर, D2 स्क्वायर मतलब 2 इसका डायमीटर हो गया, माइनस माइनस अगर इस रेक्टेंगुलर हॉल है तो उसका अगर एरिया हम घटा देंगे तो हमारा रेस्टिंग है, तो माइनस इसलिए किया, माइनस D2 मतलब इसका डायमीटर इंटू टी, ठीक है। डायमीटर मतलब ए यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, D2 इंटू ये थिकनेस इसकी टी। तो ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है उसका लंबाई इंटू चौड़ाई क्या होता है, एरिया होता है। तो हमने क्या, ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस D2 हो गई और यहां से यहां तक की T हो गई। अब हमने बताया जैसे कि पूरे एरिया में से इतना ए रेक्टेंगुलर बॉक्स का एरिया घटा दिया तो हमारा ए इक्वल टू एरिया आ गया। अब जैसे हम जानते हैं स्ट्रेंथ ऑफ स्पिगॉट अंडर टेंशन, हम जानते हैं सिग्मा, ये तो ऐसा भी सिग्मा T इक्वल टू P अपॉन ए होता है, और P इक्वल टू करेंगे तो सिग्मा T इंटू ए हो जाएगा। तो जो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, P इक्वल टू सिग्मा T, ए की वैल्यू कौन सी, ये है π/4 D2 स्क्वायर माइनस D2 इंटू टी। तो हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, तो इस तरह हमारा फॉर्मूला जनरेट होगा। इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, D2 कैलकुलेट कर सकते हैं और T को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन T डिजाइन डाटा बुक के अकॉर्डिंग एक फिक्स डायमेंशन होती है, D इक्वल टू होता है D2/4, मतलब D की वैल्यू अगर हमारे पास है तो T की वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। T इक्वल टू D2/4 होता है, ठीक है, याद रखें T इक्वल टू D2/4 होता है, ये फिक्स वैल्यू है। अब नेक्स्ट इसको अंडर शेयरिंग में डिजाइन करते हैं। याद रखें जो मेरा डायग्राम था उसी डायग्राम को मैंने आगे बढ़ाया। याद रखें शेयरिंग मतलब होता है ये इधर को खींच रहा है, इधर को खींच रहा है, मतलब ये स्लॉट है, ये स्लॉट है, ये स्लॉट अगर बाहर देखें हम किस तरह का होगा, बाहर खींच के आएगा ऐसा, तो इस तरह का होगा, इस तरह होगा। मतलब ये जो एरिया है इस तरफ, दूसरी तरफ भी सेम एरिया होगा, मतलब दोनों कैसे होगा, क्योंकि टेंसाइल लोड लग रहा है, खींच रहा है इधर को उधर को, मतलब इधर को खींच रहा है लोड, इधर को खींच रहा है, तो स्लॉट खींच के कैसा किधर आ जाएगा, इस तरह का आ जाएगा, मतलब एक दूसरे से फ्रिक्शन टाइप में खींच रहा है ना, और टेंसाइल लोड लग रहा है, दोनों तरफ खींच रहा है, तो इस तरह क्या होगा, शेयरिंग हो जाएगी, है ना, शेयरिंग हो जाएगी। मतलब ये जो एरिया है इसको डिजाइन करेंगे, उस तरफ के एरिया को भी डिजाइन, तो इस एरिया को दिख रहा है, ये एरिया कैसा होगा, ये कौन सा, याद रखना ये पार्ट कौन सा निकला, ये हमारा जो हॉल था रेक्टेंगल वो बॉक्स बाहर निकाल के आ गया, क्योंकि टेंसाइल लोड करने के कारण बाहर आया था, क्योंकि अगर फेलर चांस है, हमारा मटेरियल वीक है, डायमेंशन कम है, या फिर कोई क्रैक है, तो ये शियर इस तरह का शियर फोर्स होता है ना। तो ये हो गया शियर फोर्स। अब शियर जो एरिया है, जिस एरिया में शियर फोर्स लग रहा है उसको रेजिस्टिंग एरिया बोलते हैं। इस एरिया को मैंने यहाँ दिखाया है। अब डबल शियर क्यों बोलेंगे, क्योंकि इस तरफ का एरिया होगा उस तरफ का भी एरिया होगा, डबल एरिया हो गया, तो इसलिए डबल शियर हो गया। अब क्या होगा, इसकी जो हमने डायमेंशन ए है जो कि ऑलरेडी मेन डायग्राम में मानी हुई है, हम वो भी दिखा देंगे। और ये क्या है, D2 क्या है, इसका डायमीटर ऑलरेडी हम ऊपर दिखा चुके हैं। तो अब इसको दिखा देते हैं, पहले हम एक डायमेंशन कहां से आई, D2 कहां से आया। तो देखें आप, ये हमारा था स्पिगॉट एंड, ये जो डायमेंशन D2 देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक की क्या डायमीटर D है, ये जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक एंड तक कितना ए डिस्टेंस, ठीक है। इसकी चौड़ाई क्या हो गई, ये हो गई, जो हमने नीचे दिखाया हुआ है, डायमीटर कितना होगा, ये इस तरफ की लेंथ कितनी हो गई, D2। तो ये D2 का ये मैंने बता चुका हूँ अभी आपको। अब क्या रेजिस्टिंग एरिया ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस
ये जो लेंथ इंटू विड्थ मतलब डी टू इंटू ए, तो डी टू इंटू ए ये तो एरिया हो गया। अब क्या है डबल सीआर, डबल सीआर तो हम पहले भी बता चुके कई वीडियो में, तो क्या होगा 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर 2 इंटू डी टू इंटू ए क्या होगा एरिया, रेस्टिंग एरिया। अब वो स्ट्रेंथ निकालते हैं सीआरिंग अंडर सीआरिंग, तो टाउ से हम डिनोटेट करते हैं सीआर स्ट्रेस को, पी अपॉन ए हो जाएगा। अब पी निकालना हमें स्ट्रेंथ, तो टाउ इंटू ए हो जाएगा, ये हो गया हमारा स्ट्रेंथ। अब ए की बस वैल्यू पुट करना है, तो पी इक्वल 2 इंटू डी टू इंटू ए इंटू टाउ। अब इस इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, ए को कैलकुलेट कर सकते हैं। ए अगर टाउ दिया है, डी टू दिया हुआ है, पी दिया हो, तो हम ए को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसको क्रैशिंग के अंडर में हम डिजाइन करके देखते हैं। नेक्स्ट है डिजाइन ऑफ स्पिगॉट कंसीडरिंग क्रैशिंग ऑफ स्पिगॉट। क्रैशिंग मतलब होता है, अब जी क्वार्टर क्या होता है, ये स्लॉट जो हमारा रेक्टेंगुलर बॉक्स का स्लॉट बना हुआ है या होल बना हुआ है, उसमें अंदर जाएगा, अंदर हो जाता है तो क्या होता है, ये जो मेटल है ऊपर का, दोनों मेटल सेम होते हैं, अब एक दूसरे से टकराते हैं, अंदर जाएंगे तो रबिंग होने के चांस, मतलब एक दूसरे से टकराएंगे, पाउडर के रूप में झड़ने लगता है। तो वो क्या होते हैं फेल होने, अगर मटेरियल वीक है या फिर कोई क्रैक है, तो इस तरह फेल होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो वो फेल होने के चांस बढ़ जाते हैं, तो वो एरिया मैंने दिखाया, ये स्लॉट है, ये स्लॉट दिख रहा है, ये स्लॉट कौन सा, ये वाला स्लॉट है, ये मटेरियल टू मटेरियल अंदर है, तो इस तरह जो डॉट डॉट दिखाई पाउडर के रूप में झड़ने लगता है। अब इसकी जो थिकनेस कितनी टी है, जो मैंने ऑलरेडी तो मैं आपको बता चुका हूँ, ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसका डायमीटर क्या था, डी2 है, जो मैं उसका डायमीटर ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो इसका रेस्टिंग एरिया क्या हो जाएगा, डी2 क्या है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, और टी क्या है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, डी टू इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, टी हमेशा कैलकुलेट डी टू बाई फोर से करेंगे, जो मैं ऊपर ही बता चुका हूँ। अब हम जानते हैं क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा सी आर इक्वल टू पी अपॉन ए होता है, हमें पी निकालना है, तो पी इक्वल टू सिग्मा सी आर इंटू ए का ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और पी इक्वल टू सिग्मा सी आर इंटू डी टू इंटू ए, मतलब ए की वैल्यू पुट कर दी, ए की जगह यहाँ, तो हमारी इक्वेशन जनरेट हो गई अंडर क्रशिंग। तो सी आर इस इक्वेशन से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट पर जाते हैं, कॉलर को डिजाइन करते हैं अंडर टेंशन, सॉरी अंडर सीयरिंग। ठीक है, तो ये कॉलर अब मैं इसको थोड़ा दिखाता हूँ, डिजाइन स्पिगॉट कॉलर कंसीडरिंग शेयरिंग फेलर ऑफ स्पिगॉट कॉलर। हम इस कॉलर को दिखाते हैं पहले डायग्राम में, फिर आपको ही समझ में आएगा किस तरह। पहले तो इसको बता देते हो थोड़ा सा, ये देखो ये कॉलर है, इसके अंदर जो हमारा बाहर की रॉड थी वो यहाँ कनेक्ट थी, इस पे टेंसाइल अंडर टेंशन में क्या हुआ, ये यहाँ ये जो हिस्सा कहाँ था, यहाँ पर था, मतलब ये इधर को खिंचा, तो मतलब अगर ये मटेरियल वीक होगा या डायमेंशन कम होगी या फिर कोई क्रैक होगा, तो इस तरह ये क्रैक हो जाएगा, मतलब यहाँ से खिंच के बाहर निकल जाएगा। तो इसको इसलिए हम डिजाइन करते हैं, तो समझ में आएगा इसकी थिकनेस क्या है, टी1 है, और इसका डायमीटर डी2 है, और ये क्या इसको बोलते हैं स्पिगॉट कॉलर। तो अब इसका हम अगर इसको पहले हम डायमंड डायग्राम में दिखा देते हैं। ये जो कॉलर में देखो ये अटैच है, ये कॉलर है, ये जो कॉलर में अटैच है, अगर ये फोर्स टेंसाइल फोर्स इधर खींच रहा है या इधर को खींच रहा है, तो यहाँ से क्या होगा, अगर मटेरियल वीक होगा तो बाहर हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, तो जिस तरह का मैंने स्लॉट बनाया इस तरह का स्लॉट बन जाएगा, उस स्लॉट को हमें डिजाइन करना पड़ता है यहाँ पर। ठीक है, उसकी जो थिकनेस टी1 थी, मैंने पहले बता चुका, थिकनेस क्या है टी1 है उसकी, और डी2 क्या है, ये डायमीटर था जहां से स्लॉट निकला हुआ है, तो ये स्लॉट तो यहाँ का निकला हुआ है, तो यहाँ का उसका डी2 हो जाएगा, थिकनेस क्या है टी1 है, ये कॉलर है। तो फ्रेंड्स ये समझ में आ गया होगा किस तरह यहाँ से ये फेल होने के चांस होते हैं, और इस तरह फेल हो सकता है। तो हम अब इसका शेयरिंग एरिया हम जानते हैं, शेयरिंग है क्योंकि इसमें स्लिप हो रहा है एक दूसरे से, मतलब एक दूसरे से पार्ट खिंच रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर से लगे हुए थे, है ना। तो यहाँ पर फ्रिक्शन टाइप का होगा, तो ये इस तरह, तो इसको बोलते हैं शेयरिंग एरिया। शेयरिंग एरिया बोलेंगे जिस एरिया से यहाँ पर पार्ट से निकला हुआ है। ठीक है, तो ये जो एरिया रेड रेड दिख रहा है शेयरिंग एरिया होगा, तो इसको हम डिजाइन करेंगे, तो क्या करेंगे, पाई डी2 इंटू टी1, टी पाई डी2 क्या हो गया, सरकमफेरेंस हो गई इसकी, पाई डी2 क्या हो गया, सरकमफेरेंस, डी2 क्या डायमीटर, और टी1 क्या हो गया, इसको पाई डी2, पाई डी मतलब क्या होता है, परधी बोलते, 2 पाई आर होता है, इसलिए 2 आर इक्वल टू डी होता है, तो परधी बोलते, पारधी या सरकमफेरेंस इंटू टी1, टी1 क्या हो गया थिकनेस, तो ये हो गया शेयरिंग एरिया। अब हम जानते हैं शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्पिगॉट क्या होता है, टाउ इक्वल टू पी अपॉन ए, ये होता है शेयरिंग स्ट्रेस होता है। अब पी स्ट्रेंथ निकालना है, तो क्या हो जाएगा, पी इक्वल टू टाउ इंटू ए हो जाएगा, पी इक्वल टू, अब ए का जो वैल्यू है, ए की वैल्यू जो यहाँ पर रखी है उसको पुट कर दिया, पाई डी टू इंटू टी1 इंटू टाउ, तो इस तरह हमारा एक इक्वेशन बन जाएगा, इस इक्वेशन से हम टी1 कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, सॉकेट, उसको डिजाइन करते हैं अंडर टेंशन शेयरिंग और क्रशिंग में। तो ये हमारा डिजाइन ऑफ सॉकेट कंसीडरिंग फेलर ऑफ सॉकेट अंडर टेंशन, टेंशन मतलब टेंसाइल फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब रेस्टिंग एरिया हम इसको मैंने डायग्राम मैन से बता दूं, एक बार समझ में आ जाएगा आपको, इसके बाद क्लियर हो जाएगा ये डायग्राम कहां से आया हुआ है। तो देखिए सॉकेट का ये एरिया दिख रहा है आपको, ये एरिया अगर यहाँ से फेल हो जाता तो अंदर की डायमेंशन क्या हो गई, डी2 दिख रही है, बाहर की डायमेंशन क्या है, डी1, मतलब हॉलो है अंदर से, तो जो बाहर की डायमेंशन डी1 हो जाएगी, अंदर की डी2 हो जाएगी। इसलिए अगर 3D पार्ट में देखेंगे तो ये स्लॉट दिख रहा था यहाँ पर ऊपर इस तरह का, एक स्लॉट ऊपर बना हुआ है, एक नीचे बना हुआ है,
स्लॉट इसलिए बना हुआ है, यहाँ का स्लॉट बना, एक यहाँ का बना, अंदर हॉलो बना हुआ है। तो डायमेंशन याद रखते ऊपर बाहर का जो एक्सटर्नल डायमीटर D1 है, इंटरनल डायमीटर D2 है। ये होता है सॉकेट हॉलो पोर्शन। तो मैंने ये पार्ट बताया आपको, क्योंकि जैसे मैं बताया बाहर की डायमेंशन की D1 हो गई, अंदर का D2 हो गया, इसकी थिकनेस T2 अब हम देखेंगे कि हमें डायमंड्स किस रेस्टिंग एरिया, जो रेस्टिंग दिख रहा है इस एरिया निकालना। तो हम जानते हैं पहले तो हमें जो सर्किल है दोनों उसका एरिया निकालना पड़ेगा, क्योंकि अंदर का माइनस करना पड़ेगा, बाहर का मतलब इतना पूरा एरिया चाहिए इसका बाहर का। तो हम जानते हैं क्या करना पड़ेगा, 5 मतलब जो बाहर का डायमीटर जो निकालेंगे, क्या एरिया निकालेंगे π/4 D1 का स्क्वायर, फिर अंदर का एरिया निकालेंगे π/4 D2 स्क्वायर। ठीक है, तो तब जी बाहर का एरिया, फिर इसमें से इसका एरिया घटाएंगे। इसका एरिया होता है रेक्टेंगुलर, मतलब क्या होता है यहाँ का पूरा एरिया निकालेंगे, इतना एरिया निकलेगा कैसे, अगर बाहर की जो D1 डिस्टेंस में से D2 डिस्टेंस घटा देंगे तो ये वाला एरिया आ जाएगा। ठीक है, इनटू थिकनेस। तो हम देखो एरिया π/4 कॉमन ले लिया, तो D1 का स्क्वायर बाहर का एरिया माइनस D2 का स्क्वायर अंदर का डायमीटर। ठीक है, माइनस ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है उसका एरिया कैसे हो जाएगा, अगर हमें यहाँ ये डिस्टेंस चाहिए तो बाहर का जो डायमेंशन, कितना डायमेंशन D1 माइनस, या फिर D1 T माइनस D2 T, ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने T कॉमन ले लिया इसलिए डायरेक्ट लिख दिया D1 माइनस D2 बाहर का एरिया इंटू T। समझ में आएगा फ्रेंड्स एरिया कैसे निकाला, क्योंकि कंफ्यूजन होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सॉकेट ये तो बहुत इजी है, सिग्मा टी इक्वल टू पी अपन ए होता है, ए का मल्टीप्लाई सिग्मा टी हो जाए तो स्ट्रेंथ निकल आएगी पी इक्वल टू सिग्मा टी इंटू ए। ए की जो वैल्यू है जो मैंने बता चुका हूँ, एक बार समझ में आ गया, सिग्मा टी π/4 D1 का स्क्वायर माइनस D2 का स्क्वायर माइनस D1 इंटू D2 इंटू टी। ठीक है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं क्योंकि डबल एरिया निकालना है, पहले बाहर का सर्कल का एरिया फिर अंदर का सर्कल एरिया, दोनों को माइनस कर देंगे जो यहाँ पर किया हुआ π/4 कॉमन लेके, माइनस इसका एरिया। ठीक है, तो अंदर का एरिया क्या हो जाएगा D1 टी इंटू D2 T। अब T मैंने कॉमन ले लिया, इसलिए D1 माइनस D2 डायरेक्ट लिख दिया और दोनों को एक दूसरे घटा दिया, तो हमारा रेजिस्टिंग एरिया ये दोनों आ गया, इसलिए कंप्लीट एरिया इतना बड़ा निकला हुआ है। अब इस इक्वेशन से हम D1 कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसका अंडर शेयरिंग में इसको डिजाइन करते हैं। अब सॉकेट में एक बार दिखा चुका हूं, तो आपको याद हो ऊपर की जो पट्टी इस तरह की थी और नीचे की पट्टी इस तरह थी, क्योंकि शेयरिंग ऊपर होता है यहाँ पर होगा और शेयरिंग नीचे होगा। ठीक है, और बीच में देखा था जहां पर हमारा स्पिगॉट लगा था वो अंडर हॉलो था, D2 उसका डायमेंशन था, बाहर का डायमेंशन D4 है। ठीक है, कहाँ की बात कर रहा हूं मैं, बाहर की जहां पर शेयरिंग होता है, डबल शेयर। ठीक है, कंसीडर शेयरिंग फेलर ऑफ सॉकेट। अब रेस्टिंग एरिया, अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे हम, रेस्टिंग एरिया ये होता है, तो देखते हैं D4 मतलब बाहर का डायमीटर D4 माइनस D2 माइनस अंदर का डायमीटर, तो ऊपर नीचे का निकाल आएगा इंटू सी डिस्टेंस इंटू 2। अब मैं इसको फिर मेन डायग्राम से भी दिखा देते हैं आपको, क्लियर हो जाए कहां से आया हुआ है। ठीक है, ये देखो ये पोर्शन दिख रहा है आपको, यहाँ पर शेयरिंग होगी मतलब ये खींचेगा। ठीक है, अब दिख रहा है ये जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या थी, सी, जो मैंने दिखाई चौड़ाई, ये जो एरिया ऊपर दिखा रहा था मैं इसको हॉलो दिखा रहा था, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस है D4 डायमीटर दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक का डायमीटर क्या है D4। तो फ्रेंड समझ में आया होगा, और अंदर का डायमीटर D2 जो यहाँ पर दिख रहा है ऑलरेडी, तो यही पोर्शन मैंने वहां पर दिखाया हुआ है कि किस तरह ये डायमेंशन सी है, इसको हम डिजाइन करेंगे अंडर शेयर। तो ये पार्ट मैंने अभी दिखाया, कहां से आया D2। अब इसका एरिया निकालना बहुत आसान है, जैसे मैंने बताया D2 माइनस D4 माइनस D2, मतलब ये वाला अगर इतना एरिया चाहिए हमें, तो बाहर के एरिया में से अंदर का एरिया घटा देंगे तो हमारा ये वाला एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। तो D4 माइनस D2 इंटू सी, मतलब ये इतनी इसकी चौड़ाई, मतलब लेंथ इंटू चौड़ाई, तो इसलिए इसका डायमीटर क्योंकि डायमेंशन दी इसलिए इससे हमने ये बीच का जो एरिया निकाल दिया इंटू सी क्या होगी थिकनेस, या फिर इसकी डिस्टेंस इंटू 2 क्या डबल शेयर के लिए यूज किया गया, डबल शेयर देखो ऊपर नीचे है ना, तो डबल शेयर हो गया तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 2 का मल्टीप्लाई, आपको समझ में आएगा। D4 माइनस D2 ये हो गया, बाहर के एरिया में से अंदर का घटा दिया इंटू सी इसकी डिस्टेंस हो गई इंटू 2 क्या हो गया डबल शेयर के लिए यूज किया। ठीक है, शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ सॉकेट, अब ये तो सबसे इजी होता है, टाउ इक्वल टू पी अपॉन ए होता है, ए का इंटू टाउ हो जाएगा, पी इक्वल टू टाउ इंटू ए हो जाएगा, पी इक्वल टू टाउ इंटू D4 माइनस D2 इंटू सी इंटू 2, मतलब टाउ की जगह टाउ रखा, एक ही वैल्यू जो हमारी पुट कर दी यहाँ पर। तो इस जो इक्वेशन बनी हुई है इससे हम D4 भी कैलकुलेट कर सकते हैं और C कैलकुलेट कर सकते हैं, डिपेंड करता है वैल्यू कौन कौन सी गिवन है। अब इसका मैं अंडर क्रैशिंग में इसको डिजाइन करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स ये है हमारा डिजाइन ऑफ सॉकेट कंसीडरिंग फेलर अंडर क्रैशिंग। क्रैशिंग मतलब हम बता चुके थे, जो स्लॉट होल थे जहां पर मैं बार बार दिखा रहा हूँ कि इस पर मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट होंगे तो रबिंग होगा, मतलब दोनों एक दूसरे से फ्रिक्शन होगा, मतलब मटेरियल की झड़ने की डर रहता है अगर मटेरियल वीक है या डायमेंशन कम है या कहीं क्रैक्स है, इस तरह के पॉइंटों में झड़ता है, पाउडर के रूप में दिखाया हुआ है। इस एरिया को भी हमें डिजाइन करना पड़ता है, इसलिए इसके कंसेप्ट सीखते हैं।
इस एरिया को डिजाइन करने के लिए हम डायग्राम ऑलरेडी बता चुका हूँ सॉकेट का कि कौन सा एरिया किस टाइप का एरिया है, अंडर टेंशन में भी बताया था। तो रेस्टिंग एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हम देखें बाहर का डायमीटर क्या है, D4 है, अंदर का डायमीटर D2 है, तो हमें जो एरिया निकालने का D4 माइनस D2 इंटू टी थिकनेस, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, D4 माइनस D2, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस D4 माइनस D2 कैसे हो, D4 माइनस D2 घटा देंगे तो ये डिस्टेंस मिल जाएगी मुझे इधर की और इधर की। तो D2 माइनस D4 हो गई ये डिस्टेंस, जो मतलब बोलते हैं लेंथ, और चौड़ाई क्या T है, तो D2 माइनस D4 इंटू टी, ये हो गया हमारा रेस्टिंग एरिया, कौन सा, ए वाला। अब क्रैशिंग स्ट्रेंथ ऑफ सॉकेट होता है P इक्वल टू सिग्मा सी आर इंटू ए। अब P इक्वल टू सिग्मा सी आर इंटू D4 माइनस D2 इंटू टी, ये हमने एक ही वैल्यू रख दी यहाँ पर, तो इस तरह एक इक्वेशन बन गई है। P इक्वल टू, फ्रॉम दिस इक्वेशन D4 कैन बी कैलकुलेट, हमें इस इक्वेशन से भी D4 कैलकुलेट कर सकते हैं। अब लास्ट ऑप्शन है वो मैं कैलकुलेट करता हूँ, क्वार्टर जॉइंट। अब देखते हैं डिजाइन ऑफ क्वार्टर। क्वार्टर जॉइंट में ऊपर दिखा चुका हूँ, इस तरह का कुछ होता है, ठीक है। अब इसमें पहले तो मैं दिखाता हूँ अंडर शियरिंग कैसे होता है, कैसे टूटेगा। ये होता क्वार्टर। अब ये अगर इसमें टेंसाइल फोर्स इधर से लगेगा इधर से लगेगा, तो यहाँ से बीच में क्रैक होगा, मतलब एक जगह यहाँ से क्रैक हो जाएगा और एक जगह यहाँ से क्रैक हो जाएगा, मतलब बीच का हिस्सा है वो अलग हो जाएगा, ऊपर का हिस्सा अलग चला जाएगा, नीचे का हिस्सा अलग चला जाएगा, है ना। तो इस तरह अगर ये मटेरियल वीक है या डायमेंशन कम है या मैंने सही से इसमें क्रैक है देखे नहीं, तो वो हमारा टूटने का चांस होता है, ब्रेक होने का चांस होता है। एक हिस्सा यहाँ से ब्रेक होगा, एक हिस्सा यहाँ से ब्रेक होगा, वही ब्रेक पार्ट्स मैंने नीचे दिखाए हुए हैं, और फिर इसका एरिया हम डिजाइन करेंगे। इसकी मीन डायमेंशन